पर दी श्रद्धांजलि। मुरैना में भी शहीद बिस्मिल की पुण्यतिथि पर निकाली गई मशाल यात्रा। और देश प्रदेश में कोरोना के खिलाफ मजबूत जंग जारी। प्रदेश में शनिवार को नए मामलों की तुलना में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या रही 400 से अधिक। और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उद्योग संगठन एसोचैम की स्थापना के 100 साल पूरा होने पर स्थापना सप्ताह समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूरी दुनिया को भरोसा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वाई इंडिया से वाई नॉट इंडिया का सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से निवेश बढ़ाने की अपील की और कहा कि जितनी हैंड होल्डिंग सरकार से चाहते हैं उतना ही उन्हें इंडस्ट्री के लिए, महिला, युवा, छोटे उद्योग के लिए भी सुनिश्चित करना चाहिए। भारत की सफलता को लेकर आज दुनिया में जितनी पॉजिटिविटी है, शायद उतनी पहले कभी नहीं। ये पॉजिटिविटी आई है 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के अभूतपूर्व आंकड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 6 वर्षों में देश में हुए बड़े बदलाव और सुधारों का जिक्र कर रहे हैं। मौका है एसोचैम स्थापना सप्ताह से जुड़े कार्यक्रम का। आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में प्रधानमंत्री ने देश के उद्योग जगत पर भरोसा जताया, तो साथ ही इसे पूरा करने के लिए इंडस्ट्री से जुट जाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि जरूरी सुविधाएं देना, सही माहौल बनाना ये सरकार कर सकती है, लेकिन उद्योग जगत ही इस प्रोत्साहन को सफलता में बदल सकता है। एक जमाने में हमारे यहाँ जो परिस्थितियां थी, उसके बाद कहा जाने लगा था वाई इंडिया। अब जो रिफॉर्म्स देश में हुए हैं, उनका जो प्रभाव दिखा है, उसके बाद कहा जा रहा है वाई नॉट इंडिया। पहले कहा जाता था कि जब टैक्स रेट इतने ऊंचे हैं तो वाई इंडिया। आज यही लोग कहते हैं कि जहां सबसे अधिक कॉम्पिटिटिव टैक्स रेट्स हैं तो वाई नॉट इंडिया। पहले रेगुलेशंस और रूल्स का जाल था तो स्वाभाविक रूप से चिंता के साथ निवेशक पूछते थे वाई इंडिया। आज वही कह रहे हैं कि लेबर लॉ में ईज ऑफ कॉम्प्लायंस है तो वाई नॉट इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी जैसे अहम मोर्चों पर देश में तेजी से चल रहे काम का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास हो रहे हैं। नया भारत अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए, अपने संसाधनों पर भरोसा करते हुए आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहा है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हम निरंतर रिफॉर्म्स कर रहे हैं। रिफॉर्म्स के साथ साथ रिवॉर्ड्स को आज देश की नीति का अहम माध्यम बनाया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के भीतर भी सुधारों की वकालत की। उन्होंने संदेश दिया कि इन सुधारों के जरिए समाज के सभी तबकों की भागीदारी और भलाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 6 महीने पहले कृषि सुधारों का लाभ अब किसानों को मिलना शुरू हो गया है। ऐसे भी किसानों को और मजबूत करने के लिए उन्होंने उद्योग जगत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए आह्वान किया। हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्बल प्रोडक्ट्स, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें एसोचैम द्वारा प्रमोट किया जाना चाहिए। दुनिया के बाजार में भारत की पैदावारों का डंका बजना चाहिए। इनसे जुड़े कंपटीशन और उसके लिए लगातार स्पर्धाएं होती रहे, कंपटीशन कराकर इनका प्रचार प्रसार करके इनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आप ये कर सकते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की बड़ी भूमिका के लिए प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत और सरकार के विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने उद्योग जगत से अनुसंधान और विकास में अपना निवेश बढ़ाने का भी आग्रह किया।
सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजधानी दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज में पहुंचकर गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की शनिवार को पुण्यतिथि थी। गौरतलब है कि गुरु तेग बहादुर की पार्थिव देह का गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में अंतिम संस्कार किया गया था। पीएम का रकाबगंज पहुंचने का कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। वे यहां अचानक पहुंचे और सर्वोच्च बलिदानी गुरु तेग बहादुर को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सिख गुरु के शहीदी दिवस पर पंजाबी में ट्वीट किया। साल 1621 में अमृतसर में जन्मे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1675 में दिल्ली में शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर का जीवन साहस और करुणा का प्रतीक है। महान श्री गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर मैं उन्हें नमन करता हूं और समावेशी समाज के उनके विचारों को याद करता हूं। गुरु तेग बहादुर सिखों के 10 गुरुओं में से 9वें थे। 17वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया। वे 10वें गुरु गोविंद सिंह के पिता भी थे। सिखों के गुरु के तौर पर उनका कार्यकाल 1665 से 1675 तक रहा। उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे उत्तर और पूर्वी भारत का भ्रमण किया। उन्होंने मुगल साम्राज्य के अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। अपने अनुयायियों के विश्वास और धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। इसी कारण उन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है। पुर्तगालियों के कब्जे से गोवा को मुक्ति मिलने के 60 साल पूरा होने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को गोवा लिबरेशन डे समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य में लागू समान नागरिक संहिता की सराहना करते हुए इसे गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों ने समान नागरिक संहिता को अपनाया है। ऐसा करने से राज्य की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति ने गोवा में प्रति व्यक्ति आय के मामले में राज्य का देश में पहले स्थान पर होने की सराहना की। उन्होंने इस मौके पर गोवा मुक्ति संघर्ष में बलिदान देने वाले लोगों की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। गोवा की 160 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत समुद्र तट मौजूद है। गोवा की प्राकृतिक सुषमा अनूठी है और यहाँ के लोग अतिथि देवो भव की परंपरा के सच्चे प्रतिनिधि हैं। मेरा अपना अनुभव भी इसी भावना की पुष्टि करने वाला रहा है। मुझे अनेकों बार पणजी आने का सौभाग्य मिला। संसदीय प्रतिनिधि मंडल के संयोजक के रूप में यहाँ के सुंदर समुद्री तटों और हरे भरे वनों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। यहाँ के लोगों के अतिथि सत्कार ने मुझे हमेशा के लिए गोवा का प्रशंसक बना दिया। गोवा के लिए यह गौरव का विषय है कि यहाँ के लोगों ने समान नागरिक संहिता को अपनाया है। ऐसा करने से यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिला है। गोवा के हमारे भाई बहनों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और सुशासन को मजबूत करने के साथ साथ सांप्रदायिक सद्भाव भी बनाए रखा है। जनता की सक्रिय भागीदारी वाला ये अनूठा मॉडल गोवा के लोगों की प्रगतिशील सोच का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देवी और सज्जनों, जब गोवा को आजाद कराया गया था तब इसका आधारभूत ढांचा और उद्योग धंधे विकसित नहीं थे। आज गोवा जब अपनी आजादी के 60वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो यह देखकर गर्व होता है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये राज्य देश में पहले स्थान पर है। इसका श्रेय गोवा के मेहनती लोगों, जनप्रतिनिधियों, जन सेवकों तथा उद्योग क्षेत्र को जाता है। यह उपलब्धि किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक विशेष संस्था की नहीं है, किसी कार्यकाल की नहीं है, बल्कि गोवा जब से मुक्त हुआ है तब से ये विकास की यात्रा चलती है। और मैं कह सकता हूं कि ये उपलब्धि कठिन प्रयासों के बल पर प्राप्त हुई है और इसमें वर्तमान एवं पूर्ववर्ती सरकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज यहां पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत, जो वर्तमान में अपोजिशन लीडर हैं,
उनकी भी राज्य की प्रगति में उन्होंने अपने कार्यकाल में भी गोवा के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और मैं आज आप सभी गोवंस को जो यहाँ उपस्थित हैं और जो स्टेज पर हैं, इस प्रगति के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज जब पूरा देश आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर चलते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तब गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के गतिशील नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा की सराहनीय पहल शुरू की है। वे अपने पूर्ववर्ती और आदर्श कर्मयोगी स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर की समृद्ध विरासत को सच्चे अर्थों में आगे बढ़ा रहे हैं। गोवा के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान का प्रतिशत भी भारत में सबसे अधिक है। राज्य के छोटे आकार के बावजूद यहाँ बड़े बड़े उद्यमों ने निवेश किया है। गोवा अपने फार्मास्यूटिकल उत्पादकों की उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। कोविड-19 महामारी से युद्ध में यहाँ की फार्मा कंपनियों ने देश विदेश में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। राज्य वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण महामारी के दौरान गोवा की सरकार लोगों की समुचित देखभाल करने में सक्षम रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी गोवा ने अच्छी प्रगति की है। एनआईटी और आईआईटी को मिलाकर यहाँ 8 इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ के प्रतिभा सेवाओं और इंटरनेट सेवाओं के योजनाबद्ध विस्तार को देखते हुए गोवा अब इन्फोटेक कंपनियों का विकास केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। अपने स्वच्छ वातावरण, आसान कनेक्टिविटी और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर धरती के बल पर गोवा आज घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2004 से लगातार यहां आयोजित हो रहा है। मोपा में प्रस्तावित हवाई अड्डे के बन जाने से इस पर्यटन में और भी बढ़ोतरी होगी। देवीय सज्जनों, 19 दिसंबर 1961 का दिन गोवा और भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए गोवा सरकार के विशेष प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। 1 वर्ष तक चलने वाले इन समारोहों की सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोविड-19 की स्थिति को लेकर शनिवार को मंत्री समूह की 22वीं बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना को लेकर अहम तथ्यों को साझा किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से रिकवरी के मामले में भारत का प्रदर्शन दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और मृत्यु दर दुनिया के मुकाबले सबसे कम। देश में रिकवरी दर बढ़कर 95.46% तक पहुंच गई है। देश में कोविड-19 के खिलाफ मजबूती से लड़ाई जारी है। सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट जारी है और इसकी संख्या घटकर 3.08 लाख तक आ गई है। देश के सक्रिय मामले कुल सक्रिय मामलों के 3.09% तक रह गए हैं। कोविड-19 की चुनौती से लड़ने में सरकार के स्तर पर मुस्तैदी के साथ रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की शुरुआत सभी कोविड योद्धाओं के प्रति गहरी कृतज्ञता जताते हुए की। उन्होंने अपने सहयोगियों को कोविड के विरुद्ध देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और अभी तक के उत्साहवर्धक परिणामों द्वारा प्राप्त किए गए लाभों के बारे में सूचना दी। अमेरिका का रिकवरी रेट 58% है, इटली का रिकवरी रेट 63% है, रशिया का रिकवरी रेट 79 यानी 79% है और ब्राजील का रिकवरी रेट 86% है। हमारा रिकवरी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा 95.46% है। अक्टूबर नवंबर के महीने में त्योहारों के बावजूद व्यावहारिक रूप से की गई व्यापक टेस्टिंग, ट्रैकिंग और उपचार नीति के कारण इस अवधि में संक्रमण के मामलों में कोई तेज वृद्धि नहीं देखी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसे समय में भी कोविड उपयुक्त व्यवहार को कर्मठता पूर्वक बनाए रखने की अपील की, जब देश टीकों के पहले सेट को प्राधिकृत करने के अंतिम चरण में है। उन्होंने सभी लक्षित आबादी, जो लगभग 30 करोड़ आंकी गई है, को कवर करने के लिए एक त्वरित टीकाकरण अभियान की आवश्यकता भी व्यक्त की। दुनिया के
बाकी देशों के मुकाबले हमने भी अपनी इंडिजिनस वैक्सीन को डेवलप कर दिया है। वैक्सीन किसी भी समय आने वाले जो हफ्ते हैं या आने वाले 1-2 महीने के अंदर हम इस स्थिति में आएंगे कि हम वैक्सीन अपने देश के लोगों को प्रायोरिटाइज करके हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, 50 साल से ऊपर के लोगों को, और आने वाले समय में अगले 6 से 7-8 महीनों के बीच में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की हम स्थिति में होंगे। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए एहतियात का बरतना जरूरी है। इन्हीं एहतियातों का पालन करते हुए लोग सामान्य कामकाज कर रहे हैं। कई जगहों पर स्कूलों और विश्वविद्यालयों को खोला गया है। अब कर्नाटक सरकार ने 1 जनवरी से 10वीं और 12वीं के स्कूल खोलने का फैसला किया है। This technical advisory committee has been giving necessary guidelines, guiding us, and necessary suggestions all through this COVID period. In fact, last month we had a meeting with the technical advisory committee, wherein they said, let us wait till December 3rd week. Then we will consider the situation and we will come out with the decision. भारत ने वैश्विक महामारी के विरुद्ध अपनी लड़ाई में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है। अब तक किए गए परीक्षणों की कुल संख्या 16 करोड़ के पार हो गई है। पिछले 24 घंटों में 11,71,868 नमूनों की जांच की गई, जिससे भारत में अब तक किए गए परीक्षणों की कुल संख्या 16,90,514 तक हो गई है। भारत में दैनिक जांच क्षमता बढ़कर 15 लाख हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स अकादमी हैदराबाद में कंबाइंड ग्रेजुएशन पासिंग आउट परेड की सलामी ली। हैदराबाद की एयरफोर्स अकादमी में एक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान पर हमला बोला। चीन को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा कि हम शांति चाहते हैं, मगर देश के स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं आतंकवाद के जरिए नापाक हरकतों को लेकर पाकिस्तान की भी आलोचना की। हैदराबाद के डुंगीगुल में मौका कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का था और इस गौरवान्वित पल के मुख्य अतिथि के रूप में गवाह बने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उन्होंने परेड की सलामी ली। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय वायुसेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और वायुसेना ने हमेशा शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया है। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए इंडियन एयरफोर्स ने जरूरत पड़ने पर दुश्मनों के हौसले पस्त करने वाले शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। 71 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और लोंगेवाला में आपका प्रदर्शन और हाल ही में बालाकोट के कुछ ऐसे अध्याय हैं जो न केवल वायुसेना के बल्कि हमारे देश के इतिहास के गोल्डन चैप्टर्स माने जाएंगे। 100 फ्लाइट कैडेट्स को रक्षा मंत्री ने विंग्स प्रदान किए, जिनमें 3 कैडेट्स मित्र देशों के भी हैं। उन्होंने वायुसेना से भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आग्रह किया और नई तकनीकों के साथ बल को सुसज्जित रहने को भी कहा। रक्षा मंत्री ने कहा कि आजकल युद्ध के पैटर्न और रणनीतियों में बदलाव हुए हैं। ऐसे में साइबर स्पेस, युद्ध जैसी नई और उभरती चुनौतियों के लिए हमें तैयार रहना होगा। भारत और चीन के गतिरोध का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नया भारत देश के खिलाफ आक्रामकता का प्रयास करने वालों को उचित जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से एक शांतिप्रिय देश रहा है, लेकिन अगर कोई स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की हिमाकत करता है तो उसे सबक सिखाने के लिए भी भारत तैयार है। नॉर्दर्न सेक्टर में हाल ही में हुए इंडो चाइना स्टैंड ऑफ से भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। कोविड जैसे संकट के समय में चीन का यह रवैया उस देश की नीयत को दर्शाता है। यह एक नया भारत है जो किसी भी तरह के ट्रांसग्रेशन, एग्रेशन या सीमाओं पर किसी तरह के यूनिलैटरल एक्शन का माकूल और मुकम्मल जवाब देने की कुव्वत रखता है। हम किसी भी विवाद का समाधान शांतिपूर्ण और बातचीत के जरिए ही निकालने में विश्वास रखते हैं। दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातचीत हो रही है। मैं आज के इस अवसर पर फिर से कहना चाहूंगा कि हम संघर्ष नहीं बल्कि हम शांति चाहते हैं, मगर देश के स्वाभिमान पर किसी तरह की चोट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए रक्षा मंत्री ने कहा है कि 4 युद्ध हारने के बाद भी पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए भारत के साथ छद्म युद्ध लड़ रहा है। पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर आए दिन हमारा पड़ोसी कुछ न कुछ नापाक हरकतें करता रहता है।
एक नहीं बल्कि 4 युद्धों में मात खाने के बाद भी हमारा पड़ोसी अब पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए एक प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। आतंकवाद की चुनौती के खिलाफ हमारी सेना, सुरक्षा बल और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करके सारी दुनिया को भारतीय सेना की ताकत और आतंक के खिलाफ उसके मजबूत इरादों से परिचित करा दिया है। रक्षा मंत्री ने देश के सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए उपायों को भी बताया। उन्होंने कहा कि वायु रक्षा और समुद्री कमान के बारे में बातचीत एडवांस स्टेज में है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सागर स्थित महार रेजिमेंट केंद्र में रेजिमेंट के कोर्स 140 और 141 के नवसैनिकों की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में 173 नवसैनिकों ने तिरंगे के समक्ष राष्ट्र सेवा की शपथ ली। परेड का आयोजन रेजिमेंट के अनसुईया प्रसाद परेड ग्राउंड पर किया गया। 34 सप्ताह के कठिन सैन्य प्रशिक्षण के उपरांत नवसैनिकों की ये परेड आयोजित की गई थी। नवसैनिकों की भव्य परेड के बाद महार रेजिमेंट का आदर्श वाक्य यश सिद्धि गुंजायमान हो उठा। इन युवा सैनिकों की आज की पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर असित वाजपेयी, कमांडेंट महार रेजिमेंट केंद्र थे, जिन्होंने परेड की सलामी ली। केंद्र के कमांडेंट द्वारा प्रशिक्षण अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नवसैनिकों को विशिष्टता मेडल प्रदान किए गए। आज के इस आयोजन में सेना के अधिकारियों, सैन्य प्रशिक्षुओं के अलावा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। पासिंग आउट परेड के पश्चात परेड के संबोधन में मुख्य अतिथि ने रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास और उन वीर सैनिकों की शहादत का उल्लेख किया, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मुख्य अतिथि ने नव सैनिकों को वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के प्रति आगाह करते हुए निस्वार्थ भाव से सतर्कता पूर्वक सैन्य कर्तव्य पालन हेतु प्रेरित किया। उन्होंने केंद्र में प्रशिक्षुओं को दिए जाने वाले उच्च प्रशिक्षण के प्रति संतोष भी व्यक्त किया। आन बान और शान सदैव ऊंची रहे, इसका आपको ध्यान रखना होगा। आपके पूर्वजों ने इतिहास रचा है। भविष्य की संरचना आपके हाथ में, और इस अवसर पर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न द्वारा ये लिखी गई कविता की अनमोल पंक्तियां से आपको मैं अवगत कराना चाहूंगा, जो आपके जीवन का मूलभूत निचोड़ और सिद्धांत है। आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की ओर बढ़ाए, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मैं रेजिमेंट केंद्र के सभी इंस्ट्रक्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से दिन रात एक करते हुए आपको ट्रेनिंग देकर एक काबिल सिपाही बनाया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इंदौर में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के 48वें राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने नए कृषि कानूनों को वर्ष 2022 तक अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने का साधन बताया और दावा किया कि इन प्रावधानों के खिलाफ जारी आंदोलन में देश के केवल 1-2% किसान शामिल हैं। श्री ठाकुर ने कंपनी सचिव के 48वें राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा कि देश के मात्र 1-2% किसान इस आंदोलन में शामिल हैं, जिन्हें भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। नए कृषि कानूनों का विरोध पूरे देश के किसानों की आय वृद्धि पर रोक लगाने का प्रयास है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के ज्यादातर किसानों ने नए कृषि कानूनों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि इन प्रावधानों से 2022 तक उनकी आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने भाजपा के विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में भ्रम फैलाया जा रहा है कि नए कृषि कानूनों के अमल में आने के बाद मोदी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने की व्यवस्था खत्म कर देगी। इस अवसर पर ICSI द्वारा वित्त राज्य मंत्री श्री ठाकुर को CS की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। दूसरा काम क्या किया? MSP की खरीद भी बढ़ाई, MSP के दाम भी बढ़ाए। ये लोग जो आज कहते हैं कि मोदी सरकार MSP बंद कर देगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बंद कर देगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद कर देगी। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर हमें बंद ही करना होता तो 3 कृषि बिल पास करने के बाद हमने 3 दिन के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। मध्य प्रदेश से ही कृषि मंत्री आते हैं, खुद किसान, और मैं तो ये कहना चाहता हूं जो 2014 में कीमत मिलती थी गेहूं की और धान की, उसमें 43% इजाफा किया है हमने पिछले 6 वर्षों में। दलहन तिलहन में 65 से 70% इजाफा किया है। दालें हिंदुस्तान में इंपोर्ट होती थी, आज देश का किसान पैदा करता है। खेती बाड़ी योग्य जमीन ज्यादा हुई है, सिंचाई वाली जमीन ज्यादा हुई है, रिकॉर्ड आउटपुट हुई है, और खरीद भी देखी जाए तो गेहूं की 73% बढ़ी और धान की MSP में खरीद 114% बढ़ी, यानी कि दुगनी से ज्यादा हुई। हमने खरीद भी ज्यादा की, मूल्य भी ज्यादा दिया, साथ ही साथ कृषि कानून में बदलाव लाकर देश के किसान को ये ताकत दी है कि देश के किसी व्यक्ति को किसी दाम पर किसी भी स्थान पर वो अपनी मर्जी से अपनी फसल बेच सकता है। ये आजादी पहले नहीं थी, ये मोदी सरकार ने देने का काम किया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी, कांग्रेस ने नहीं लागू की, हमने आकर लागत प्लस 50% मुनाफा, ये हमारी सरकार ने लागू किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को देश के 4 अमर शहीदों को उनकी शहादत दिवस पर नमन किया। मुख्यमंत्री ने निवास कार्यालय सभा कक्ष में शहीद सर्वश्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाकुल्लाह खां, रोशन सिंह और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1925 में हुए काकोरी कांड के बाद इन चारों शहीदों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 और अशफाकुल्लाह खां, रोशन सिंह और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि चारों राष्ट्रप्रेमी मित्रों ने स्वतंत्रता और स्वाभिमान की चाह में अपने जीवन का बलिदान किया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में काकोरी कांड की अहम भूमिका थी। इस घटना के बाद देश में क्रांतिकारियों के प्रति आम जन का नजरिया परिवर्तित होने लगा था और क्रांतिकारी पहले से ज्यादा लोकप्रिय होने लगे थे। इन चारों बलिदानियों के बलिदान से युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा मिली। अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के 93वें शहीद दिवस पर मुरैना में शनिवार को उन्हें 21 तोपों की सलामी देकर श्रद्धांजलि दी गई। मुरैना के डाइट परिसर में स्थित शहीद बिस्मिल मंदिर में प्रतिमा की पूजा की गई। ध्वजारोहण कर सलामी देने के बाद शहीद की आरती की गई। समाज सेवी और देशभक्तों द्वारा मंदिर से पैदल मशाल मार्च कलेक्टर अनुराग वर्मा के नेतृत्व में शुरू किया गया। ये शहीद स्मारक, बिस्मिल प्रतिमा और अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल संग्रहालय पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद बिस्मिल के गृहग्राम बरवाई की ओर रवाना हुआ। इस मशाल मार्च का मार्ग में लोगों द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। गौरतलब है कि देश की आजादी की जंग में बरवाई के पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने अपना योगदान देते हुए तत्कालीन नई पीढ़ी को जंग के लिए प्रेरित किया। अनेक क्रांतिकारी जैसा कि पूर्व वर्षों में होता आया है कि यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी डाइट से और पहले शहीद स्मारक जाएगी, फिर म्यूजियम जाएगी। इसके बाद जो उनका पैतृक गांव है बरवई, वहाँ पर जाएगी और वहाँ पर कार्यक्रम का समापन होगा। लगभग 500 लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जो कि यहाँ से पैदल यात्रा गांव तक निकाली जाएगी। इस जिले का सौभाग्य है कि बिस्मिल जी यहाँ के निवासी रहे हैं और उनकी याद में उन्होंने जो आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उसकी याद में और हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो उनकी शहादत को भूले ना, उसके लिए प्रतिवर्ष ये यात्रा निकाली जाती है। कोरोना के खिलाफ देश की जंग जारी है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में पहले से गिरावट दर्ज की जा रही है। अब ब्राजील, रूस, ब्रिटेन जैसे देशों में भारत से ज्यादा मामले आ रहे हैं। भारत में लगातार 7वें दिन 30,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए।
पिछले 24 घंटे में 26,624 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 341 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि बीते दिन 29,690 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,31,00,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,45,477 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केस घटकर 3,05,000 हो गए हैं। अब तक कुल 95,80,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक 18 दिसंबर तक कोरोना वायरस के कुल 16 करोड़ 11 लाख कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के 20,000 से कम सक्रिय मामले हैं। कोरोना वायरस के कुल सक्रिय मामलों में 40% मामले केरल और महाराष्ट्र के हैं। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 23 दिनों से लगातार कोरोना वायरस के नए मामलों में ज्यादा रिकवरी हो रही है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.45% है, जबकि रिकवरी रेट 95% से ज्यादा है। वहीं एक्टिव केस करीब 3% हैं। शनिवार को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 1085 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस दौरान 15 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई। इस अवधि के दौरान स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 1410 रही। रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल में 171, इंदौर में 405 कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। इस तरह राज्य में कुल पॉजिटिव मामले 2,30,215 हो गए हैं। वहीं कोरोना से कुल मृत्यु का आंकड़ा 3,468 पर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा इंदौर में 834, भोपाल में 553, उज्जैन में 101, जबलपुर में 234, सागर में 145, ग्वालियर में 191 लोगों की जान गई है। सबसे ज्यादा इंदौर में 51,168, भोपाल में 37,074 कोरोना पॉजिटिव प्रकरण पाए गए हैं। वहीं अब तक राज्य में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 2,15,211 है। प्रदेश में फिलहाल एक्टिव केस 11,536 हैं। प्रदेश के सभी 52 जिलों में कोरोना का संक्रमण है। राहत की खबर यह है कि वर्तमान में एक्टिव केसेस का आंकड़ा कुल स्वस्थ हुए लोगों के आंकड़े से काफी कम है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। कुछ दिनों पहले राजधानी भोपाल में जहां रोजाना 300 के पार नए मरीज मिल रहे थे, वहीं अब राजधानी में कोविड-19 के केस पहले की तुलना में थोड़े कम हुए हैं। राजधानी में शनिवार को भी पहले से कम नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार को कोरोना के 204 नए पॉजिटिव मरीज मिले। कोरोना वायरस के 204 नए पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अब तक भोपाल में कुल मरीजों की संख्या 37,278 हो गई है। वहीं भोपाल में कोरोना वायरस संक्रमण से 2 और लोगों की जान चली गई। इसे मिलाकर इस महामारी से मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। भोपाल में कोरोना वायरस के औसत नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। दिसंबर माह में भोपाल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है। वहीं राजधानी में अब तक 555 लोगों की मौत हुई है। शहर में कोरोना से ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी 34,396 पर पहुंच गई है। इंदौर में शनिवार रात को जारी कोरोना हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 4,961 टेस्ट में 395 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस प्रकार कुल पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 51,563 हो गया है। इंदौर में लगातार संक्रमितों का आंकड़ा कम हो रहा है। रिपोर्ट में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस प्रकार अब तक कोरोना संक्रमण से 837 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार को 433 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। अब तक कुल 46,579 संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं 4,147 वर्तमान में इलाजरत हैं। बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली पर्यटन और धार्मिक नगरी ओरछा में भगवान राम राजा के रूप में विराजमान हैं। यहां कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए विवाह पंचमी के अवसर पर श्री राम जी की बारात राजसी ठाट बाट से निकाली गई। भगवान पालकी में सवार होकर बैंड बाजे के साथ ओरछा नगर में निकले। जगह जगह लोगों ने दूल्हा बने भगवान राम की आरती और टीका लगाकर उनका स्वागत किया। राम जी की बारात राम राजा मंदिर से जैसे ही बाहर निकली तो मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों ने बारात को सशस्त्र सलामी दी। इस बारात में निवाड़ी विधायक अनिल जैन, बीजेपी जिला अध्यक्ष अखिलेश याची, कलेक्टर आशीष भार्गव समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए।
विवाह पंचमी के अवसर पर पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। राम बारात में शामिल होने के लिए समूचे बुंदेलखंड से हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण ओरछा पहुंचे और भगवान की शादी का आनंद उठाया। जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और कोरोना की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया। इस बारात को देखना, आयोजन करने का मौका मिला मेरे को, लेकिन कोरोना काल में अभी जिस तरह से इस साल हमारे को सभी आयोजनों को बंद करना पड़ा है, लोगों को परेशानी हुई है, लोगों की भावनाओं को परेशानी हुई है, लेकिन हमने व्यवस्था पूरी करने की कोशिश की है। उसको बारात को और आयोजन को छोटे से छोटा करने की कोशिश की है, जिससे कि उसमें पंगत को हमें बंद करना पड़ा। पूरा आयोजन हम नहीं कर पा रहे थे और इसमें पूरी हमने व्यवस्था लगाई है। एसपी महोदय, पुलिस की पूरी व्यवस्था है, मास्क और बाकी लोगों के लिए भी व्यवस्था करी गई है। तो मेरे को लगता है कि ये जो परंपरा है हम इसको जिंदा रख पाए, एक दिन के लिए ही रख पाए, चाहे छोटा करके रख पाए, लेकिन हमने किसी तरह इसमें से एक मतलब इस पीरियड में जब सारे आयोजन के लिए हम आयोजनों पे विपरीत असर पड़ा है, हमने किसी तरह से लोगों की भावनाओं के लिए और सबके भलाई के लिए, लेकिन सबसे अपील ये करते हैं कि सब लोग मास्क पहने और दूर अपने भीड़ का ध्यान रखते हुए जल्दी से दर्शन करते हुए अपने वापस से अपने घर को पहुंच जाए। थैंक यू। कोरोना जैसी महामारी को मात देकर के भी यहाँ के लोगों का उत्साह देखते बनता है और निश्चित रूप से सरकार हमारे हैं, आज दूल्हा राजा बने हैं और दूल्हा राजा बनने के बाद नगर में निकले हैं दूल्हे के रूप में। घर घर में उनका जो है टीका होगा, उनका बंधन होगा और कोरोना ने हम सब की भावनाओं को रोक नहीं सकता। ये कोरोना निश्चित रूप से संकट है, लेकिन इस संकट को वही हरेंगे और ये हमारे इस तरीके के आयोजन और ये धार्मिक की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। सरकार यहाँ जो है हर वर्ष की बात, इस बार भी उनका 3 दिन का विवाह का कार्यक्रम हुआ, लेकिन कोरोना के चलते यहाँ पंगत का कार्यक्रम प्रशासन के द्वारा नहीं हुआ, क्योंकि जो गाइडलाइन थी उसका पूरा पालन किया गया। सरकार आज जो है अभी पूरे नगर में भ्रमण करते हुए महारानी सियाजू के वहाँ जाएंगे, वहाँ उनका तिलक होगा और उसके बाद फिर से वापस अपने मंदिर में विराजमान होंगे। हम सब लोग आनंदित हैं, हम सब लोग प्रसन्न हैं और उनके वैवाहिक कार्यक्रम में हम सब लोग सम्मिलित होने का जो हमें सौभाग्य मिला है, ये हमारे जन्मों का कोई बहुत बड़ा फल है जो हमको श्री राम राजा सरकार ने दिया है। कि कहे जाने वाली अयोध्या ओरछा, जहाँ श्री राम स्वयं साक्षात विराजमान है और आप देख रहे हैं कि बरसों से यही परंपरा चली आ रही कि राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ प्रभु राम का विवाह का आज कार्यक्रम है कि और पूरा नगर और पूरा बुंदेलखंड और पूरा देश उनके नाम से ही गूंजमान है। मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और सारे लोगों को इस उत्सव में शामिल होने के लिए आग्रह भी करता हूं कि आज प्रभु राम राजा के विवाह उत्सव में सब लोग सम्मिलित हों और उत्सव का पूरा आनंद लें। जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक सावधानी और सुरक्षा रखना ही बचाव है। हम अपने समाचार बुलेटिन में आपसे नियमित तौर पर अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया कोरोना संक्रमण को देखते हुए सावधानी बरतें। मैं जयपाल सिंह ठाकुर, CMHO झाबुआ। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, हम सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरी आपसे विनम्र अपील है कि आप बिना मास्क घर से ना निकले, हमेशा मास्क पहनकर निकले, बार बार अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं। कोरोना के लक्षण यदि आपको दिखते हैं तो आप नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और फीवर क्लिनिक पर अपनी जांच करवाएं। इस समय कोविड-19 की एक महामारी सभी देश में चल रही है। कोरोना के नाम से जन जन में अब उसका परिचय हो चुका है और बहुत समय इसको व्यतीत हो गया है। तो सभी देशवासी, अपने मध्य प्रदेश के सभी निवासी, मैं जिस सामाजिक संगठन में काम करता हूं, वो ऐसी शिव गंगा और भी हमारे पूरा मध्य प्रदेश के हर एक जिले के कार्यकर्ता जो सामाजिक क्षेत्र के, उनसे निवेदन करता हूं
कि इस समय असावधानी ना बरती जाए और कोरोना जैसे जैसे समय जाता रहा, वैक्सीन बनने के प्रयास जारी हैं, तब तक मास्क लगाएं, सामाजिक स्थल पर पहुंच के दूरी बना के रखें और घर और परिवार में हर बार हाथ धोते रहें। इससे हम ना केवल स्वयं स्वस्थ रहेंगे, अपने समाज को स्वस्थ रखेंगे, हमारा देश स्वस्थ रखेंगे और इसके कारण से जो हमें असुविधा हो रही है उससे हम बच सकेंगे और जल्दी से जल्दी इस महामारी से हमारा देश मुक्त हो जाएगा। तो सभी देशवासी, सभी प्रदेशवासी इस बात को बहुत सावधानी बरतते हुए लगातार मास्क लगाएं, परिवार में रह के घर से बाहर निकले तब भी मास्क लगाएं, जहां आवश्यक हो उस समय मास्क हटाया जाए। तो ये अपील, ये मेरा विनम्र निवेदन सभी लोगों के लिए है। सभी को प्रणाम, नमस्ते। मेरी सभी देशवासियों से यह विनम्र विनती है कि अभी कोरोना गया नहीं है, इसलिए आप सभी अपने मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, हाथों को धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से भी बचें, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है और आपकी, हमारी और अपने सभी अपनों की हमें ही रक्षा करनी है। इसलिए आप सभी से मेरी विनम्र विनती है कि सभी कोरोना की सभी नियमों का और शर्तों का पालन करें। धन्यवाद। मेरी सभी देशवासियों से यह विनम्र विनती है कि अभी कोरोना गया नहीं है, इसलिए आप सभी अपने मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, हाथों को धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से भी बचें, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है और आपकी, हमारी और अपने सभी अपनों की हमें ही रक्षा करनी है। इसलिए आप सभी से मेरी विनम्र विनती है कि सभी कोरोना की सभी नियमों का और शर्तों का पालन करें। धन्यवाद। हर साल गोवा में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का इंतजार हर सिने प्रेमी को होता है। इस बार 16 जनवरी से 24 जनवरी तक आयोजित होने वाले महोत्सव का अंदाज कोविड के चलते कुछ अलग जरूर होगा, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। 51वें इफ्फी के भारतीय पैनोरमा में कौन सी फिल्में शामिल होंगी, इसकी घोषणा कर दी गई है। इसमें 23 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों का चयन किया गया है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन में बहुत ही कम समय बाकी है। इफ्फी के 51वें अंक में भारतीय पैनोरमा खंड की फिल्मों की घोषणा हो गई है। यूपी के बागपत के जौहरी गांव की शूटर दादियों चंद्रो और प्रकाशी तोमर की कहानी जा पहुंची है इफ्फी के मंच पर। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके कहा कि 51वें इफ्फी के भारतीय पैनोरमा में 23 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों के चयन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। भारतीय पैनोरमा खंड, जिसमें भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का प्रदर्शन होता है। परिषद में शामिल फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक और निर्माता जॉन मैथ्यू मैथन की अध्यक्षता में ज्यूरी ने 183 फिल्मों में से इन फिल्मों का चयन किया है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत और भारतीय फिल्मों की उत्कृष्टता को दर्शाती है। नील माधव पांडा और उड़िया भाषा की फिल्म कलीरा अटिता और गोविंद निहलानी की अप एंड अप भी दिखाई जाएगी। फिल्मों में ब्रिज, असमिया, अविजात्रिक बांग्ला, पिंकी एली कन्नड़, ट्रांस मलयालम और प्रवास मराठी शामिल हैं। 3 मुख्य धारा की फिल्मों को भी भारतीय पैनोरमा खंड के लिए चुना गया है। इसमें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत छिछोरे, वेत्री मारन की असुरन और मलयालम फिल्म कप्पेला भी शामिल हैं। मशहूर फीचर और डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार हाउबम पवन कुमार की अध्यक्षता में गैर फीचर जूरी ने अंकित कोठारी निर्देशित पंचिका को गैर फीचर फिल्म की श्रेणी की उद्घाटन फिल्म चुना है। कामाख्या नारायण सिंह निर्देशित जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड, प्रतीक गुप्ता निर्देशित शांताबाई, बिमल पोद्दार निर्देशित राधा और 73वें कान समारोह में पुरस्कार जीतने वाली अश्मिता गुहा नेगी की कैट डॉग समेत 20 फिल्मों का प्रदर्शन गैर फीचर फिल्म श्रेणी में किया जाएगा। 143 समकालीन भारतीय गैर फीचर फिल्म्स के विविध पूल से चयनित फिल्मों का ये पैकेज हमारे उभरते और स्थापित फिल्म निर्माताओं की क्षमता और भारतीय फिल्मों के निरंतर उठते ग्राफ को दर्शाता है। 9 दिवसीय फिल्म महोत्सव गोवा में 20 से 28 नवंबर तक होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया और अब ये महोत्सव 16 जनवरी से 24 जनवरी तक आयोजित होगा। फेस्टिवल का आयोजन हाइब्रिड तरीके से किया जा रहा है। गोवा में होने वाले कार्यक्रम को ऑनलाइन देखा जा सकता है, जबकि उद्घाटन और समापन समारोह छोटे दर्शकों के साथ स्थान पर आयोजित किए जाएंगे। साथ ही साथ सभी कोविड संबंधित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा।
जया सिन्हा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दर्शकों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं कि 3 महीने तक राशन नहीं लिए जाने की स्थिति में राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। जब पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने इस दावे की पड़ताल की तो पाया कि यह दावा एकदम फर्जी और निराधार है। केंद्र सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। इस तरह की खबरों को कृपया साझा न करें और अपुष्ट या भ्रामक जानकारी से बचें। उत्तर भारत के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और वहां से मैदानी इलाकों की ओर आ रही बर्फीली हवाओं से प्रदेश ठिठुरने लगा है। यहां पर न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने ठंड से बचने के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग शीतलहर की चपेट में आ चुके हैं। भोपाल में कल जहां सीजन की सबसे सर्द रात रही, यहां न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री पर पहुंच गया। 3 दिन में 7 डिग्री तक पारा लुढ़का है। बुधवार को भोपाल का न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री था, जो शुक्रवार 6 पर पहुंच गया। कल सीजन का पहला कोल्ड डे और शनिवार को भी कोल्ड डे रहने के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश में सबसे कम तापमान उमरिया में 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले शुक्रवार को दतिया में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक चला गया था। प्रदेश के 9 शहरों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसमें उमरिया, दतिया, गुना, खजुराहो, शाजापुर, रीवा, ग्वालियर, नौगांव और रायसेन शामिल हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी कुछ दिन ठंड के तीखे तेवर से राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। हालांकि 20 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत पहुंचने की संभावना है, लेकिन ये सिस्टम कमजोर है। इस वजह से इसका मौजूदा सिस्टम्स के मिजाज पर विशेष प्रभाव पड़ने के आसार कम रहेंगे। उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। हवा का रुख लगातार उत्तरी बना हुआ है। हवा की रफ्तार भी 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। वर्तमान में प्रदेश और आसपास कोई वेदर सिस्टम भी सक्रिय नहीं है। इस वजह से वातावरण में नमी भी नहीं है। इससे आसमान साफ है और कोहरा भी गायब हो गया है। मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहने के कारण ही दिन और रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। किसानों को कृषि कानूनों की जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार के कई मंत्री किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। ऐसे ही मेरठ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कांग्रेस पर जमकर बरसी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को मेरठ में किसान सभा को संबोधित किया। इस किसान सभा में गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत के किसान शामिल हुए। स्मृति ईरानी ने कहा कि नए कानूनों से किसानों का हित होगा, जबकि कुछ लोग किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा कानून आया जिस कानून में इंगित किया गया कि अगर किसान के साथ कोई कानूनी करार होता है तो जबरन ना किसान की जमीन बेची जा सकती है, ना किसान की जमीन जबरन खरीदी जा सकती है, ना किसान की जमीन जबरन गिरवी रखी जा सकती है। अगर जमीन किसान की संरक्षित की नरेंद्र मोदी ने, तो कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी दलों को दुख क्यों होता है? बिल को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं ये लोग। ऐसा क्या है इन बिलों में जिनसे आपत्ति है कांग्रेस और यूपीए दल के नेताओं को? किसानों के बीच में भ्रम फैलाया गया, एमएसपी का ऑपरेशन बंद हो जाएगा। आज बतलाना चाहती हूं आप जैसे भाइयों को, नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में एमएसपी में पूरे देश के किसानों को 8 लाख करोड़ रुपया मुहैया कराया है। वहीं एक और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी किसान कानूनों के मसले पर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। नीति आयोग की एक कमेटी बनी थी 2019 में, देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में, संयोजकत्व में। उस मेंबर से कौन कौन? अमरिंदर सिंह और कमलनाथ उस समय के मुख्यमंत्री थे। और क्या कहा सबों ने? कि किसानों को नए अवसर होना चाहिए और मंडी के बाहर आना चाहिए, पूंजी निवेश आना चाहिए। तो जो काम आप कहते थे नहीं कर पाए, वो हम कर रहे हैं, क्योंकि यही किसानों के हित में है। 20 साल से एक प्रकार से इसमें सर्वसम्मति थी। तो सवाल यह है कि किसानों का हित या राजनीतिक दलों का राजनीतिक हित, टकराव इसी में हो रहा है। उधर देश के अलग अलग हिस्सों के तमाम किसान कृषि कानूनों को समर्थन कर रहे हैं और उसे अपने लिए फायदेमंद बता रहे हैं। किसानों के हित की काम कर रही है और किसानों के जो है आगे जाने की जो है प्रेरणा बढ़ा रही है। इसके कई फायदे आएंगे, आने वाले हैं। अभी
पहले इतना सुविधा नहीं था, अब भाजपा सरकार में सारी सुविधा मिल रही है, उससे हम लोग का फायदा मिलता है, पूरा फायदा मिल रहा है, मिलेगा आने वाले दिन में। खाद इसलिए मिल पा रहा है कि नीम कोटेड कर दिया इस सरकार ने। नीम कोटेड हो जाने से क्या हुआ कि और जो दूसरे खाद्य पदार्थों में उसका खपत होता था वो बिल्कुल बंद हो गया, और उसके अलावा हम लोग को आराम से खाद मिल जा रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है, बिजली मिल जा रहा है, सौर ऊर्जा का भी प्लांट कितना हम लोगों के लिए मिल जा रहा है। एक तरफ जहां तमाम किसान इसे अपने लिए फायदेमंद बता रहे हैं, तो पंजाब और कुछ राज्यों के किसानों का प्रदर्शन दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि दूरदर्शन मध्य प्रदेश के समाचार बुलेटिन अब आप हमारे YouTube चैनल मध्य प्रदेश न्यूज दूरदर्शन पर देख सकते हैं। आप YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज दूरदर्शन पर जाकर समाचारों की लाइव स्ट्रीमिंग सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 4 बजे और शाम 6 बजे तथा उर्दू खबरें 6:30 पर देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। इससे आपको हर अहम खबर की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकेगी। और आइए अब देखते हैं 5 मिनट में 15 मुख्य खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग मंडल एसोचैम के स्थापना सप्ताह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया संबोधित। कहा, आज पूरी दुनिया को भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा। उद्योगपति पद्म विभूषण रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी किया प्रदान। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि आने वाले 27 साल न सिर्फ भारत की वैश्विक भूमिका को करेंगे तय, बल्कि ये भारतीयों के सपनों और इच्छा शक्ति की परीक्षा का होगा समय। मौजूदा दौर को भारतीय इंडस्ट्री के रूप में एसोचैम की क्षमता, प्रतिबद्धता और साहस को दुनिया को दिखाने का बताया उपयुक्त अवसर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा मुक्ति संघर्ष के 60 वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने को बताया गौरव का विषय। कोविड-19 की स्थिति को लेकर शनिवार को मंत्री समूह की 22वीं बैठक हुई आयोजित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना को लेकर अहम तथ्यों को किया साझा। मध्य प्रदेश में शनिवार को मिले 1085 नए कोरोना संक्रमित। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा हुआ 2,30,215। 11,536 है सक्रिय मामलों की संख्या। कोरोना के खिलाफ मजबूत जंग के परिणाम स्वरूप देश में कोविड रिकवरी दर पहुंची 95% के पार। देश में लगातार 7 दिनों से आ रहे हैं 30,000 से कम नए मामले। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1 करोड़ के पार, लेकिन 95 लाख से ज्यादा कोरोना सर्वाइवर हो चुके हैं स्वस्थ। प्रदेश में कोरोना को मात देकर घर लौटने वाले कोरोना सर्वाइवर का सिलसिला जारी। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना को मात देकर लौटने वाले सर्वाइवर की संख्या हुई 2,15,211। शनिवार को भी 1,410 लोग हुए कोरोना से ठीक। कोरोना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अचानक पहुंचे दिल्ली स्थित रकाबगंज गुरुद्वारा। गुरु तेग बहादुर को उनके शहीदी दिवस पर अर्पित की श्रद्धांजलि। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंदौर में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के 48वें राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। किसान कानून को बताया किसान की आर्थिक सशक्तिकरण का आधार। विपक्ष पर आंदोलन की आड़ में भ्रम फैलाने का लगाया आरोप।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाकुल्लाह खां, रोशन सिंह और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उनके शहादत दिवस पर दी श्रद्धांजलि। मुरैना में शहीद बिस्मिल की पुण्यतिथि पर निकाली गई मशाल यात्रा। शहीद बिस्मिल के स्मारक पर जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। मशाल यात्रा का जगह जगह किया गया स्वागत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स अकादमी हैदराबाद में कंबाइंड ग्रेजुएशन पासिंग आउट परेड के लिए सलामी। चीन और पाकिस्तान पर बोला हमला, कहा देश के स्वाभिमान पर चोट नहीं करेंगे बर्दाश्त। सागर स्थित महार रेजिमेंट केंद्र में रेजिमेंट के कोर्स से 140 और 141 के नव सैनिकों की पासिंग आउट परेड का किया गया आयोजन। परेड में 173 नव सैनिकों ने तिरंगे के समक्ष राष्ट्र सेवा के लिए शपथ। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नव सैनिकों को प्रदान किए गए विशिष्टता मेडल। टीकमगढ़ जिले के ओरछा में विवाह पंचमी के अवसर पर धूमधाम से निकली राम राजा की बारात। अंचल के हजारों श्रद्धालु हुए राम बारात में शामिल। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हुआ आयोजन। और 16 जनवरी से 24 जनवरी तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गोवा फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय पैनोरमा की फिल्मों की हुई घोषणा। इसमें 23 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों का किया गया चयन। ये थी 5 मिनट में 15 खबरें और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग मंडल एसोचैम के स्थापना सप्ताह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया संबोधित। कहा पूरी दुनिया को भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा। उद्योगपति पद्म विभूषण रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी किया प्रदान। कोविड-19 की स्थिति को लेकर शनिवार को मंत्री समूह की 22वीं बैठक हुई आयोजित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना को लेकर आम तथ्यों को किया साझा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स अकादमी हैदराबाद में कंबाइंड ग्रेजुएशन पासिंग आउट परेड के लिए सलामी। चीन और पाकिस्तान पर बोला हमला, कहा देश के स्वाभिमान पर चोट नहीं करेंगे बर्दाश्त। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंदौर में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के 48वें राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। किसान कानून को बताया किसान की आर्थिक सशक्तिकरण का आधार। विपक्ष पर आंदोलन की आड़ में भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाकुल्लाह खां, रोशन सिंह और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उनके शहादत दिवस पर दी श्रद्धांजलि। मुरैना में भी शहीद बिस्मिल की पुण्यतिथि पर निकाली गई मशाल यात्रा। और देश प्रदेश में कोरोना के खिलाफ मजबूत जंग जारी। प्रदेश में शनिवार को नए मामलों की तुलना में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या रही करीब 400 से ज्यादा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन हम यही समाप्त करते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।